Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. This is the third lecture of the series Explanation of Aphorism. Friends, I have already uploaded a video on aphorism number 1 and aphorism number 2. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे आई लिंक पे देख सकते हैं. Now, before we begin with aphorism number 3, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ, जिस तक भी आप एक्सप्लेनेशन ऑफ एफोरिज्म की वीडियो ये पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज इसे शेयर कीजिए. बिकॉज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का जो बैकबोन है वो हमारे एफोरिज्म ही बनाते हैं और इनसाइड ऑर्गेनॉन एवरी वीक अपलोड करता है एक वीडियो एफोरिज्म का. तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सब इसे अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स और जिस तक भी आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं प्लीज इसे शेयर कीजिए. And if you haven't subscribed yet, click on the subscribe button and never miss any updates from Inside Organon. In aphorism number 3, Dr. Hahnemann has tried to explain about the knowledge of physician. एक फिजिशियन के पास अपने क्लिनिक में आए हुए पेशेंट को क्योर करने के लिए किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी है उसके बारे में उन्होंने एफोरिज्म नंबर 3 में डिस्कस किया है. तो चलिए अब हम समझते हैं. इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स what is to be cured in diseases, that is to say in every individual case of disease. अगर जो फिजिशियन है वो क्लियरली परसीव कर पा रहा है, क्लियरली समझ पा रहा है कि उसको डिजीज में क्या चीज ठीक करनी है, या फिर इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज. यहाँ पे इंडिविजुअल केस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि होम्योपैथी इस बात पर बिलीव करती है कि हर एक केस में एक इंडिविजुअलिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल केस को अलग से प्रीफरेंस दी हुई है. तो यहाँ पर लिखा है कि अगर एक फिजिशियन है वो क्लियरली परसीव कर पा रहा है कि उसको डिजीज में क्या चीज क्योर करनी है, या फिर हर इंडिविजुअल केस में जो डिजीज का उसके पास आया है उसमें उसको क्या क्योर करना है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये बात हो रही है नॉलेज ऑफ डिजीज की या फिर इंडिकेशन. मतलब उसको, जो फिजिशियन है उसके पास डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको सो एंड सो इंडिकेशंस है, सो एंड सो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, तो वो किस डिजीज के सिम्टम है और वो उसी से रिलेटेड मेडिसिन देकर ठीक कर दे. If he clearly perceives what is curative in the medicine, that is to say in each individual medicine. Now, एक बार अगर फिजिशियन को ये पता चल गया, उसके पास नॉलेज ऑफ डिजीज है और वो डिजीज इंडिकेशन से पता कर ले रहा है कि मेरे पास जो पेशेंट आया है उसको क्या प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट काम उसका क्या है, उसके पास या फिर वो कैसे ठीक करेगा अपने पेशेंट को, उसे मेडिसिन देके ठीक करना होगा. तो अब उसको मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर को भी जानना बहुत जरूरी है कि मेडिसिन किस तरीके से क्योर कर सकती है. तो यही पर ये लिखा हुआ है कि इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर क्या है, दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिकल पावर्स. जो नॉलेज है मेडिसिनल पावर की वो फिजिशियन के पास होना बहुत जरूरी है. एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू clearly defined principles what is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue, to adapt it, as well as in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, that is choice of remedy the medicine indicated. अब क्या करना है, पेशेंट अगर आपके पास आया है और आपको क्या पता चल गया, आपके पास डिजीज को पता करने की नॉलेज थी, आपके पास नॉलेज ऑफ डिजीज थी, आपके पास नॉलेज ऑफ मेडिकल पावर्स थी, तो अब आपके पास नेक्स्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए, चॉइस ऑफ रेमेडी की.
यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक फिजिशियन खुद को एडेप्ट कर सकता है उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर, क्योंकि आपको रेमेडी का जो चॉइस करना है वो आपको कुछ प्रिंसिपल्स पे, जो लॉज हैं होम्योपैथी के, उन पे बेस्ड होकर करना है। जो लॉ ऑफ सिमिलर है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको इंश्योर करना है कि जो पेशेंट है आप उसको रिकवरी दे पाओ, बट ऑन द सेम साइड आपको जो लॉ है होम्योपैथी का वो भी फॉलो करना है, एज वेल एज इन रिस्पेक्ट टू द suitability ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। और आपको सबसे सूटेबल, जो मोस्ट सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है वो आपको अपने पेशेंट को देनी है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। उसके सामने जो केस आया है उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन है वो उसे देनी है। नाउ ये बात हमें क्या बताती है कि एक फिजिशियन के पास चॉइस ऑफ रेमेडी या फिर जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन इंडिकेटेड है उसके केस के लिए, वो जानना बहुत जरूरी होता है। Now next, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, that is proper dose. अब आपको ये पता चल गया कि उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, आपके पास नॉलेज है मेडिकल पावर्स का, जिसके बेसिस पे आपने क्या किया, चॉइस ऑफ रेमेडी, दैट मीन्स रेमेडी का सिलेक्शन कर लिया। आपको पता चल गया कि आपका जो पेशेंट का केस है उसके लिए जो इंडिकेटेड मेडिसिन है वो कौन सी है। अब क्योंकि आपको फार्मेसी भी पढ़ाया जाता है आपके फर्स्ट ईयर में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ड्रग है वो उसका प्रॉपर डोज, जो मेडिसिन इंडिकेटेड है उसको आपको कितने डोज में पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, एक फिजिशियन के पास प्रॉपर डोज का भी नॉलेज होना चाहिए, and the proper period for repeating the dose, और कितने पीरियड तक जो डोज है उसका रिपीटेशन होना चाहिए, 3 times a day, 2 times a day, किस तरीके से उसे मेडिसिन लेनी है ये भी एक फिजिशियन को प्रॉपरली पता होना चाहिए और उसे अपने पेशेंट को बताना चाहिए। If finally he knows the obstacles to recovery, now अगर आपको एक पेशेंट को क्योर करना है तो आपके क्योर में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, मैंने आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा, आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। उससे आपको पता चल जाएगा कि एक क्योर में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स एक फिजिशियन को फेस करने पड़ते हैं। तो अगर एक फिजिशियन को पता है कि उसके क्योर में, दैट मीन्स अपने पेशेंट को क्योर करने के लिए उसको कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं और वो उन्हें किस तरीके से रिमूव कर सकता है, तो इस तरह वो क्या कर पाएगा, वो पेशेंट की जो हेल्थ है उसको परमानेंटली रिस्टोर कर पाएगा, जो कि सेकेंड एफोरिज्म, दैट इज हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में मेंशन किया हुआ है। मैंने वो भी आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा, सेकेंड एफोरिज्म, आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। मतलब अगर एक फिजिशियन को पता है कि उसे अपने पेशेंट को क्योर करने में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और वो उन्हें किस तरीके से रिमूव कर सकता है, तो क्या होता है, वो बन जाता है अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ये पूरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी, मतलब फाइनली अगर उसे पता चल जाता है कि उसके रिकवरी में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इन ईच केस। फ्रेंड्स देखिए, ईच केस वाली बात हर बार आ रही है क्योंकि इंडिविजुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट। और उसको पता चल गया है कि वो किस तरीके से उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकता है सो दैट जो रिस्टोरेशन हो वो परमानेंट हो, देन he understands how to treat judiciously and rationally, और फिर उसको पता चल जाता है कि वो किस तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से अपने पेशेंट को क्योर कर सकता है, और वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। वो हीलिंग आर्ट जो होम्योपैथी की है
उसका एक सच्चा प्रैक्टिशनर बन जाता है। तो इस एफोरिज्म नंबर 3 में डॉक्टर हैनेमन ने हमें बताया कि एक फिजिशियन के पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए अपने क्लिनिक में आए हुए पेशेंट को क्योर करने के लिए। अगर हम इसका एक क्विक रिकैप देखें तो एक फिजिशियन के पास नॉलेज ऑफ डिजीज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पास होनी चाहिए, चॉइस ऑफ रेमेडी वो अच्छे से कर पाए, मतलब जो मेडिसिन है उसके केस के लिए इंडिकेटेड उसको ढंग से सेलेक्ट कर पाए, उसका प्रॉपर डोज जो है और प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम जिसके बाद उसका रिपीटेशन होना चाहिए ये डिसाइड कर पाए, एंड ऑल्सो उसकी रिकवरी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से रिमूव कर पाए। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। For handwritten notes of pathology, organon and materia and daily dose of previous year AIPGT questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed APHORISM-3 that discusses the knowledge of physician. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And yes, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.